हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एग्जाम पथ में। और हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। इससे पहले हमने भारत के संवैधानिक विकास से लेकर राष्ट्रपति तक के सभी चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास शुरू करते हैं। और टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। पहले नोट्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सादृढ़ता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रश्न को किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान के 51वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान संविधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 के में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांग। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 51 है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन 1 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी। कथन 1 गलत है क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। कथन 2 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। कथन 3, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, 3 भी सही है। कथन 4, ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, कथन 4 भी सही है।
तो आंसर होगा 2, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही है। संविधान के अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। कथन ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। ऑप्शन बी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री हो। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है अनुच्छेद 78 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। दूसरा है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और तीसरा है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है कि किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट का तात्पर्य है, राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है
और वह है राइट आंसर ऑप्शन ए। अनुच्छेद 352 में संविधान का एक ही बार प्रयोग हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इसे उपबंधित किया गया। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352 का क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एन गोपाला स्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णता नामित किया जाना चाहिए। कथन 1 गलत है। कथन 2 है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। कथन 2 सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। एन गोपालास्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के मशीनरी का पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रिया प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। कथन 1 गलत है। कथन 2, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। कथन 2 सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालय विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, और नाम मात्र की होती है तो राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का
कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कथन 1 सही है। कथन 2, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। तो कथन 2 गलत हो गया, प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत की सभी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन है केवल एक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी तथा अनुच्छेद 77 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपयुक्त कथन में से केवल कथन एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। कथन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह के बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष।
संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्षीय लोकसभा के सदस्य के लिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति को संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। क्वेश्चन नंबर 19, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। कथन ऑप्शन सी सही है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन डी भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है, अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 माह बाद। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ऑप्शन डी भी गलत सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये ऑप्शन गलत है। कथन सी गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, ऑप्शन ए है लोकसभा के प्रति, ये सही है।
2 एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये भी सही है। 3 अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार, ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 74 3 के अनुसार, ऑप्शन 4 गलत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 3 संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसका आंसर होगा लोकसभा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, जो कि लोकसभा विकल्प में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा लोकसभा, यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 28 संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कथन 1 सही है। कथन 2 है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, कथन 2 गलत है। संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कथन है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, कथन ए गलत है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के। कारण आर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, कारण सही है। तो इसका कथन गलत हो गया और कारण सही, तो आंसर होगा डी, कथन गलत है पर कारण सही है। संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति, अतः कथन ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, कथन 1 गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि संसद, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। कथन 2 है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, कथन 2 सही है। कथन 3 है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, कथन 3 भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि संसद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 के क्लॉज का के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसका
भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ऑप्शन है वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होता है, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करे, ऑप्शन डी भी गलत है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्याग पत्र दे देता है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्याख्या अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के कारण ये परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, राइट आंसर ऑप्शन बी, विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है। संसद में विश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपने बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा ही लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 36, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीकर की। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 37, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन सी, 50। लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, कथन 1 सही है। कथन 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, कथन 2 भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस
केवल लोकसभा में ही प्रस्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ऑप्शन डी भी सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। वे 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी। यहाँ ऑप्शन गलत है सभी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? एक है जगजीवन राम, इनका भिन्न नहीं था, तो ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सेम था। 3 है सी एच भाभा, इनका अलग था। और 4 है सरदार बलदेव सिंह, इनका भी सेम था। तो आंसर होगा केवल डी। आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 3। प्रश्नगत व्यक्तियों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, सी एच भाभा वाणिज्य, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, सी एच भाभा खान और विद्युत कार्य मंत्री और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, एच डी देवगौड़ा।
भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके एच.डी. देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो एक है जवाहरलाल नेहरू, ये भी हुए थे। दूसरी है इंदिरा गांधी, ये भी अधिक बार है। तीसरे हैं गुलजारी लाल नंदा, ये भी है। और चौथे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, जिनमें गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं है। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, भी नहीं। ऑप्शन 3 गुलजारी लाल नंदा, ये सही है। ऑप्शन 4 है इंदिरा गांधी, सही है। और 5 है अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर होगा 3, 4, 5। राइट आंसर 3, 4 और 5। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समय अंतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक तथा दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समय अंतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी 1966 से 80 में और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 से 2 समय अंतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ए पीवी नरसिम्हा राव, ये थे अविभाजित आंध्र प्रदेश से, इनका हो जाएगा 2। उसके बाद है मोरारजी देसाई, ये थे बंबई से, इनका हो जाएगा 5। एच.डी. देवगौड़ा, ये संबंधित थे कर्नाटक से, तो इनका हो जाएगा 4। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, ये थे उत्तर प्रदेश से, इनका हो जाएगा 1। उसके बाद नरेंद्र मोदी, और ये थे गुजरात से, इनका हो जाएगा 3। आंसर होगा 2, 5, 4, 1, 3। 2, 5। राइट आंसर ऑप्शन डी 2, 5, 4, 1, 3। सही सुमेल इस प्रकार है। पीवी नरसिम्हा राव ये अविभाजित आंध्र प्रदेश से थे। मोरारजी देसाई ये बंबई से थे। एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक से थे और चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश से थे। नरेंद्र मोदी ये गुजरात से थे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रशेखर। देवगौड़ा, आई के गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे।
क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रश्नगत प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? एक है बीपी सिंह, दो आर वेंकट रमन और तीन है वाई बी चौहान और चार है प्रणब मुखर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक, दो, तीन और चार सभी संघीय वित्त मंत्री रहे थे। उपरोक्त प्रश्न के विकल्पों में दिए गए सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके। क्वेश्चन नंबर 56, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 57, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, ये सही है। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे, ऑप्शन डी भी सही है। तो मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वो है ऑप्शन सी, वे वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य थे, राइट आंसर ऑप्शन डी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। वर्तमान में 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन एक है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, कथन एक सही है। कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन एक है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, कथन सही है। कारण आर, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, कारण भी सही है। कारण और कथन दोनों सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, कथन ए सही है। कारण आर, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, कारण आर भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है, जो कि पूर्णतः और गैर संवैधानिक पद। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। कथन 1 गलत है। कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। कथन 2, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कथन 2 भी गलत है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन 1 गलत है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः कथन 2 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। कथन 1 गलत है। कथन 2 है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। कथन 2 भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 है, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन 1 सही है। कथन 2, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। कथन 2 भी सही है। कथन 3 है, यदि प्रधानमंत्री कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं है। कथन 3 गलत है। कथन 4, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कथन 4 भी गलत है। आंसर हुआ केवल 1, 2 और सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कथन 1 एवं 2 सही है, लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ये संविधान इतर निकाय हैं। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरतों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में जून 2019 में हुए पुनर्गठन के तहत रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार कथन 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 66,
निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ऑप्शन कथन 1 सही है। कथन 2 है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। कथन 2 गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कुल संख्या 51 है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वेत पत्र। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के लिए नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? कथन 1 है, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, सही है। कथन 2 है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, कथन 2 भी सही है। कथन 3 है, मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, कथन 3 गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियम की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। इस सचिवालय को आवंटित विषय 1 मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता और 2 है कार्य के नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल हैं: 1 प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, 2 मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और वितरित करना, 3 कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों को का वितरण करना, 4 किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार रखना, 5 प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण, 6 मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 72, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जिसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए 51 में, 1951। सर ऑप्शन ए 1951 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के शांतिवन सही है। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का वीर भूमि है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, न कि करम भूमि। करम भूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 76, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री वर्ष 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।